हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन प्रीवियस। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु कौन सा है ये बताना है। साल भर बारिश जहाँ होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। जो सर्दियों में भी बारिश हो जाए उसको बोलते हैं। सी है एक बेहद छोटा मौसम, डी है एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम हो। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। तो ध्यान देना है कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम है। यहाँ गर्मियां गीली होती है और सर्दियां शुष्क होता है। ठीक है, तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली पृथ्वी पर जलवायु क्षेत्रों को उनके तापमान और वर्षा के पैटर्न के आधार पर वर्गीकृत करने का एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला तरीका है। कोपेन प्रणाली को 5 मुख्य जलवायु समूहों में विभाजित किया गया है, जिन्हें फिर मौसमी वर्षा और तापमान विशेषताओं के आधार पर आगे विभाजित किया गया है। ठीक है, तो विवरण तो फिलहाल लगता हमने यहाँ ऐड नहीं किया, तो विवरण आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या है, 5 तो ये है, 5 को भी उपभाग में बांटा गया है। उसके बाद एक और है छठा, जिसको बोलते हैं ऊंचाई के अनुसार, तो वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है इसके कोपेन के बाद आने वाले कुछ विद्वानों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। भौगोलिक विशेषताएं और क्षेत्र। तो ज्योग्राफी का ये सब क्वेश्चन है, तो आप मैप के सहारे इसको पढ़ सकते हैं तो ज्यादा ध्यान में रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही मेल खाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा युग्म सही मेल खाता है। बाकी का जगह जो है अंतर है, उसको देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। अबिसिनिया पठार, इसे इथियोपियाई हाईलैंड्स के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका में इथियोपियाई इरिट्रिया और उत्तरी सोमालिया में स्थित है, अरब में नहीं। तो ये कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अबिसिनिया का पठार। फिर है एटलस पर्वत, यह पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में फैली हुई है, जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है, यही तो था। तो ये क्या है, सही। फिर है गुयाना पठार, यह पठार दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ना कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। यह मुख्य रूप से वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील में फैला हुआ है। ठीक है, तो यह पठार दक्षिण अमेरिका में नहीं स्थित होकर कहाँ है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। यह मुख्य रूप से वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील में फैला हुआ है। अब पठार है तो कोई एक जगह पे ये निश्चित नहीं है, ये सब जगहों पे फैला हुआ है। फिर है ओका बांगो बेसिन, यह उत्तरी बोत्सवाना में स्थित एक आंतरिक डेल्टा है। पेटागोनिया में ये नहीं है। तो क्या है, ओकावांगो बेसिन जो है यह उत्तरी बोत्सवाना में स्थित आंतरिक डेल्टा है। पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जो अर्जेंटीना और चिली द्वारा साझा किया गया है। फिर है मौसम से मौसम में दिन और रात लंबाई में भिन्नताएं किसके कारण होता है, के कारण होता है। आप बीच में इसको गैप रखिए। ठीक है, ये कारण होती है। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी का परिभ्रमण, धुरी पर पृथ्वी का परिभ्रमण तो होता है क्या, इसके कारण मौसम, दिन और रात, उसका मौसम का क्या पैटर्न होगा या कितना लंबा दिन रात होगा, वो चेंज होता है तो उसमें भिन्नता होता है। फिर है पृथ्वी का अंडाकार तरीके से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, तो ये तो करता भी नहीं है। स्थान के अक्षांशीय स्थिति के कारण क्या दिन रात की लंबाई में भिन्नताएं आती है, तो सबसे सटीक कारण यही माना जाता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर झुके हुए है, अब परिक्रमण कर रहा है वो कथन भी रहेगा, बट झुकाव के कारण
23 डिग्री जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसके कारण पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर दिन और रात क्या है उसकी लंबाई में भिन्नताएं पाई जाती है। तो इसको आप डिटेल से देख सकते हैं, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके हुए परिक्रमण करना। ठीक है, पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यह ही झुकाव मौसम का मुख्य कारण है। जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वर्ष के अलग अलग समय पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों को सूर्य के प्रकाश की अलग अलग मात्रा प्राप्त होती है। दिन और रात की लंबाई में अंतर क्यों होता है? झुकाव का मतलब है कि एक गोलार्ध में गर्मी के दौरान उस गोलार्ध को अधिक प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश मिलता है और दिन लंबे हो जाते हैं। उसी समय यदि विपरीत गोलार्ध में सर्दी का अनुभव होता है तो कम प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश मिलता है और दिन छोटा होता है। तो जनरली तो यही नियम है कि ठंड के दिन में मौसम क्या होता है, मतलब दिन छोटा होता है और गर्मी का बड़ा होता है। आइए अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, क्यों? अरे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अरे यह एक रेखीय दरार घाटी में व्याप्त है, सब पढ़ लेते हैं। यह विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है। फिर यह मध्य भारत से पश्चिम की ओर ढलान वाली भूमि है। तो ध्यान देना है कि यह विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है, ये तो बहती है, बट ये कारण सिर्फ उसके बीच में बहने का से ही कारण नहीं कि वो पश्चिम की ओर बढ़ती है। दोबारा यहाँ पे आपका दिमाग है जो स्ट्राइक करेगा कि मध्य भारत से पश्चिम की ओर ढलान वाली भूमि है। तो ये ध्यान देना है कि मध्य भारत में ज्यादातर ढलान किधर की ओर है, पूरब की ओर है, और ज्यादातर नदियां भी इधर ही बहती है। तो क्या ध्यान देना है, पहला गलत है, यानी तीसरा गलत है। ठीक है, और दूसरा भी गलत है। मुख्य कारण क्या है, यह एक रेखीय दरार घाटी में व्याप्त है। ठीक है, तो दरार से होकर बहती है, उसकी बनावट एक रेखीय है, मतलब कि सीधा है, और उसी में ढलान के कारण ये चलता है आगे पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने का मुख्य कारण यह है कि यह एक रेखीय दरार घाटी में स्थित है। यहाँ विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहला ही देखना है कि नर्मदा नदी एक दरार घाटी से होकर बहती है जो दो रेखाओं के बीच एक निचला क्षेत्र होता है। यह दरार घाटी भूगर्भीय गतिविधि के कारण बनी थी और नदी को पश्चिम की ओर बहने का रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठे पानी में बर्फ के शेष मीठे पानी में से सबसे अधिक अनुपात, तो यानी कि मीठे पानी का जो रेशियो है किस जगह पे सबसे ज्यादा है और कैसे कैसे है। तो क्या बोल रहा है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठे पानी बर्फ के आवरण के रूप में नहीं, हिमनद के रूप में मौजूद है। पहला तो यह है, शेष मीठे पानी में सबसे अधिक, तो पहला स्थान पे तो ये है। उसके बाद मीठे पानी की बात किया जाए तो सबसे अधिक कहाँ है, वातावरण में नमी और बादलों के रूप में क्या लगता है हिमनद के बाद सबसे अधिक होगा। फिर मीठे पानी की झीलों और नदियों में पाया जाता है। तो क्या हिमनद के बाद मीठे पानी झील और नदी में अधिक पाया जाता है? भूजल के रूप में मौजूद है। फिर मिट्टी की नमी के रूप में मौजूद है। तो मिट्टी की नमी, मिट्टी जितना भी है उसमें नमी तो है कुछ कुछ, क्या वो सबसे अधिक है या भूजल अधिक है या मीठे पानी की झीलों और नदियों में पाया जाता है। दूसरा तो यह स्ट्राइक ये करेगा, बट ये है नहीं, यह है ऑप्शन सी, भूजल के रूप में मौजूद है। सही उत्तर भूजल के रूप में मौजूद है। पृथ्वी ग्रह पर मीठे पानी के वितरण का क्रम यदि देखेंगे तो बर्फ के आवरण है हिमनद के रूप में, फिर भूजल है, उसके बाद मीठे पानी की झील और नदियां हैं, फिर मिट्टी की नमी आएगा और वातावरण में नमी और बादलों के रूप में ये कम है, क्योंकि बादल तो क्या है, झील है, समुद्र है, नदी है, उसी से उठकर बनता है, तो वातावरण में उतना ज्यादा नमी होता नहीं है। फिर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोक्रेक जैव आरक्षित क्षेत्र क्या गारो पहाड़ी में पड़ता है ये? फिर है लोकटक या लोकटक झील बरेल श्रेणी में आता है क्या? फिर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ताप्या पहाड़ी। तो ध्यान देना है, नोक्रेक जैव आरक्षित क्षेत्र गारो पहाड़िया, ठीक है, मेघालय में पढ़ना चाहिए, ये सही है। लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है, लेकिन वो बरेल श्रेणी भी मणिपुर में ही होना चाहिए जहां तक लगता है, बट दोनों अलग अलग जगह पे है, तो ये गलत है।
फिर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दफया पहाड़ी। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है, बट दफया पहाड़ी का भाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं। कह रहा है यह एकदम सही है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में गारो हिल्स में स्थित है। लोकटक झील बरेल रेंज, यह एकदम गलत है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, न कि बरेल रेंज। बरेल रेंज असम, नागालैंड और मणिपुर, यहाँ तीनों जगह पे ये रेंज फैला हुआ है और मिजोरम राज्यों में फैली हुई है। बट लोकटक झील यदि बोला जाए तो ये फुल्ली मणिपुर में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दफला पहाड़िया, अरे ये गलत है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि दफला पहाड़ियों में। अरे ये पूर्वी हिमालय में स्थित है। दफला पहाड़िया भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, लेकिन ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान से अलग है। ठीक है, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, प्लेट गतिशीलता, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा, उपरोक्त में से कौन पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? यानी किसी भी प्रकार का चेंजेस जो है पृथ्वी पे, ठीक है, जलवायु हो, मौसम पैटर्न हो, ठीक है, पृथ्वी में कुछ उसके बनावट में परिवर्तन हो, ये सब है। क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण से हो सकता है कुछ? भूतापीय ऊर्जा से होगा। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में कुछ परिवर्तन कर सकता है। प्लेट गतिशीलता चल होते रहता है, उससे क्या परिवर्तन होगा? पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के परिक्रमण से कुछ होगा। तो सभी कारक कुछ ना कुछ क्या है, पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब जो वो सौर ऊर्जा आता है जिससे पृथ्वी गर्म होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को अलग से लिखा है, अलग तरीके से। कह रहा है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा मौसम पैटर्न वाष्पीकरण करने में मदद करेगा। अन्य प्रक्रियाएं संचालित करती है जो सतह को आकार देती है। भूतापीय ऊर्जा है, पृथ्वी के आंतरिक टेम्परेचर की बात कर रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली यह गर्मी ज्वालामुखी में भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट की गति को संचालित करती है, जो सतह पर महत्वपूर्ण परिवर्तन पैदा करती है। फिर एक गुरुत्वाकर्षण बल, करिया भूस्खलन, बर्फानी चट्टानी की गति और नदियों के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। ये सभी सतह को आकार देते हैं। फिर प्लेट गतिशीलता, टेक्टोनिक प्लेटों की गति से पहाड़ बन जाते हैं, घाटियां बनती है। भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां भी हो जाती है जो सतह पर बड़े बदलाव लाते हैं। पृथ्वी का घूर्णन करैया कोयोलोसिस बल को प्रभावित करता है, जो मौसम के पैटर्न और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षरण और निक्षेपण होता है। पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने से क्या होता है, मौसम होते हैं जो तापमान और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करते हैं, जिससे क्षरण और वनस्पति का विकास प्रभावित होता है। इसलिए दिए गए सभी कारक पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। फिर निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान नदी पार्क के माध्यम से बहती है। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है। ये राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया यहाँ तक का वार्ड, ठीक है। नदी पार्क के माध्यम से बहती है, तो क्या कॉर्बेट नेशनल पार्क में गंगा रामगंगा बहती है? अच्छा, रामगंगा तो बहती है, गंगा नहीं बहती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, तो मानस नाम का भी एक उद्यान है, उसमें से मानस नदी होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए ब्रह्मपुत्र होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कुंती पुज्जा या मुंझा करके कोई नदी है, इससे बहती है, ठीक है, ये कावेरी नहीं होगा। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जनरली केरल में होना चाहिए, ठीक है, जिनमें से कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यह गलत है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है, गंगा नहीं, गंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से बहती है, लेकिन यह पार्क से होकर नहीं गुजरती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, ये भी गलत है, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मानस नदी मानस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, जो असम में भी स्थित है, लेकिन काजीरंगा से अलग है। फिर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो यह गलत है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है और यहाँ से कुंती पुजा नदी बहती है, जो भारत पूजा की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से बहती है, इसलिए एक भी मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ता है? ये जोड़ते हैं। तो ये तो ज्योग्राफी का ही टर्म है एक तरह से,
लेकिन कुछ साइंटिफिक टाइप का है। तो कौन मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ते हैं? पशुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। तो पशु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या है, मिट्टी में चला जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बात सही है। मानव द्वारा कोयला का जलना, तो मानव द्वारा कोयला जलता है तो उससे क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, वो मेनली क्या है, वायु को प्रदूषित करता है। जब बारिश होता है तो वही फिर अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। तो ये बोलेंगे कि डायरेक्ट रूप से नाइट्रोजन को मिट्टी में जोड़ने काम नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा कथन तो गलत हो जाए। बट वनस्पति का नाश, तो जितने भी वनस्पति है, प्रोटीन में नाइट्रोजन तो होता ही है, ठीक है। तो वनस्पति ये सब में ये जब सड़ गल जाएगा तो मिट्टी को नाइट्रोजन मिल सकता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्या है, पशु यूरिया उत्सर्जित करते हैं जो एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। यूरिया मिट्टी में टूट जाता है और पौधे द्वारा उपयोग किया जा सकने वाला अमोनिया जारी करता है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक तरीका होगा। यह है मानव द्वारा कोयला जलाना। कोयले जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx लिख दिया है यहाँ पे 2,3, ठीक है, जो भी होगा निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं और अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। हालांकि यह मिट्टी में थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन जोड़ सकता है, लेकिन यह बड़ी मात्रा में मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं जोड़ता है, बल्कि इसके पर्यावरणीय प्रभाव नकारात्मक होते हैं। सड़ने वाली वनस्पति से मिट्टी में नाइट्रोजन वापस आती है। वनस्पति 6 वास्तव में मिट्टी में जैविक पदार्थ में बंधे हुए रूप में नाइट्रोजन को जोड़ता है, जो धीरे धीरे खनिजीकरण के माध्यम से जारी किया जाता है, यानी उसको जो टिटने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसलिए वनस्पति 6 मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ने का एक स्रोत है। फिर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो गर्म और ठंडी वायुमंडलीय धाराएं मिलती है। ध्यान देना, ऑप्शन को सही से देखना है, यहाँ नहीं कि धाराएं देखे और इसी को टिकअप करके आगे निकल जाए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय धाराएं की बात कर रहा है। नदियां बड़ी मात्रा में अलवण जल को समुद्र में बहा देती हैं। फिर गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो ये तीसरा कथन क्या है, सही है। महाद्वीपीय तट तरंगित होते हैं। तो गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं जहाँ मिलता है, वहां से क्या होता है, जहाँ पे वो मिलता है तो समुद्र के तल से क्या है, पानी ऊपर उठता है और वो क्या है, खनिज पदार्थ को लेकर आता है। तो वो पोषक तत्व से भरपूर होता है। तो उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन ये सब होते हैं, पौधे ये सब होते हैं, वो विकसित हो पाते हैं और इसको खाने वाले छोटे छोटे मछलियां होती है, फिर छोटे छोटे मछलियों को खाने वाली बड़ी बड़ी मछलियां भी वहीं पे हो जाती है। तो सबसे उपयुक्त जगह यही पे है कि सबको यहाँ पे क्या है, बोल सकते हैं, फूड चेन को बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। तो जब गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती है तो वे नीचे से पोषक तत्व से भरपूर पानी ऊपर लाते हैं, जिसको उत्थान बोलते हैं। ये पोषक तत्व फाइटोप्लैंक्टन का समर्थन करते हैं, जो कई जलीय खाद्य जालों का आधार हो जाता है। उत्पादक खाद्य जाल फाइटोप्लैंक्टन मछलियों, क्रस्टेशिया और अन्य समुद्री जीवों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। और यह एक समृद्ध खाद्य जाल बनाता है, जो बड़ी मछली की आबादी का समर्थन करता है। अब क्यों ही गर्म और ठंडी वायुमंडलीय धाराएं मिलती है? वायुमंडलीय धाराएं मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है, लेकिन सीधे मछली पकड़ने के मैदानों की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता। अच्छा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे है, बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत है नहीं, इसको आप देख सकते हैं। तो आज हमने ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन देख लिया। कल मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रीवियस क्विज भी रहेगा और साल भर के अंदर का करंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।